दोस्तों नमस्कार। यह सवाल बार बार उठता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी कैसे। भारत के ऊपर जितना कर्ज है और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत डामाडोल है, रोजगार की परिस्थितियां नाजुक हैं। इन तमाम सवालों के बीच एक ही सवाल है, क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी इस देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की परिस्थिति में उनके साथ कोई अर्थशास्त्र चलता भी है या नहीं चलता है? क्योंकि जिस तरीके से नोटबंदी, फिर जीएसटी और उसके बाद आर्थिक डामाडोल इस देश ने देखा है, उसमें पहली बार रिजर्व बैंक ने खुले तौर पर कहा है। दरअसल कोविड काल के बाद की परिस्थितियां बतलाती हैं इस देश की अर्थव्यवस्था 2035 से पहले पटरी पर आ नहीं सकती है। हालांकि रिजर्व बैंक ने अपने तौर पर ढाल बनाया है कोविड काल को। उस दौर में अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ती चली गई, लॉकडाउन जिस लिहाज से किया गया और पहली वेव और दूसरी वेव को लेकर पहले से सरकार सचेत नहीं हुई। पहली वेव में लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों का गांव की तरफ लौट जाना और दूसरी वेव आने के बाद भी इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना हो पाना, शायद ऐसी खतरनाक स्थिति इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था को लेकर इससे पहले कभी नहीं आई होगी। क्योंकि क्या वाकई रिजर्व बैंक जब यह कह रहा है कि अभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में 12 से 13 बरस लग जाएंगे, तो फिर आप प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में भी जिता डालिए, 2029 में भी जिता डालिए, हो तो 2034 में भी जिता डालिए। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 85 बरस की हो जाएगी, तब यह देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। रिजर्व बैंक ने कल ही यह रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट का एनालिसिस आप अपने तरीके से कर सकते हैं, यह कहते हुए कि सारी गड़बड़ी तो कोविड काल में ही हुई है। तो कभी मौका मिले तो कोविड काल से पहले यानी 2019 तक भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, विकास दर क्या थी और तमाम कोर सेक्टर की हालत कितनी बेहतरीन थी, जरा हो तो उन आंकड़ों पर खुद ही नजर डाल लीजिएगा। क्योंकि आज तो हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट की दिशा में जाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसमें भारत के बुनियादी ढांचों का जो ग्रोथ रेट है वह भी धीमा हो चला है। भारत के भीतर में जो बैंक मर्जर की स्थिति है वह भी सही नहीं है, यानी बैंकों को जो सरकार मिला रही है वह भी ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट के दायरे में 3-4 बातें खुले तौर पर कही गई हैं। 2021, 2022, 2023 जितनी बड़ी तादाद में भारत की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, अगर तीनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 52,40,000 करोड़ का नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और इसकी भरपाई अगले 13 साल में हो सकती है। यानी यह परिकल्पना मत रखिए कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किस तेजी से हो जाएगी। यह भी परिकल्पना मत रखिए कि कॉरपोरेट के लाभालाभ की परिस्थिति में भारत में दरअसल आर्थिक हलचल बढ़ जाएगी। और इन सारी परिस्थितियों के बीच रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जिन बातों पर इंगित करती है उसमें बहुत साफ है कि इस देश में अगर डिमांड है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई हो रही है तो खरीदार नहीं है। यानी एक ऐसी परिस्थिति आकर इस देश के सामने खड़ी हो गई है जिसमें अर्थव्यवस्था अगले 3 प्रधानमंत्री के काल तक में अनुकूल इस देश के नहीं हो पाएगी। यानी रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर कोविड ना आया होता तो भारत की जो अर्थव्यवस्था 19-20 में हुई होती, अब यह 2035 में होगी। इतनी बुरी स्थिति है इस देश की अर्थव्यवस्था की और रिजर्व बैंक बहुत हौले हौले सरकार को जानकारी दे रहा है, यह जानते समझते हुए कि बैंक उसी के अंडर में आते हैं और बैंकों को एक साथ विलय जो सरकार कर रही है एक के बाद एक, वह उसे विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानती है, देश के लिए महत्वपूर्ण मानती है। तो बात आज बैंकों से ही शुरू की जाए, क्योंकि रिजर्व बैंक की यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि बैंकों का जो विलय होता है उसमें जो छोटे और कमजोर बैंक होते हैं जिन पर एनपीए का भार बहुत ज्यादा है, वो आपको मजबूत दिखाई देंगे। और 2 बैंक जब एक साथ मिल जाते हैं तो जाहिर है उनकी बुक यानी उनकी किताब यानी उनकी बैलेंस शीट आपको देखने में अच्छी लगेगी। लेकिन बैंकों का यह काम नहीं था और बैंकों की जो फाइनेंशियल परिस्थिति है उस पर सीधा सीधा असर पड़ने लगेगा
और बैंकों की फाइनेंशियल स्थिति पर असर का मतलब है इस देश की इकोनॉमी पर असर पड़ना। तीन बातें बहुत साफ तौर पर रिजर्व बैंक बैंकों को लेकर कह रहा है कि आप जो विलय कर रहे हैं उसमें बैंकों की जमा राशि जरूर बढ़ जाती है, लेकिन बैंक किस लिए हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा बैंकों में भी होती है वह भी आप खत्म कर दे रहे हैं। कस्टमर को लाभ नहीं मिलता, यानी हम आप जो बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, जब बैंक सिमटते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, तो उसमें कस्टमर्स को लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ आपसी बैंकों की प्रतिस्पर्धा में जो इंटरेस्ट रेट को लेकर हो या सुविधाएं देने के साथ साथ कम पैसे लेने का जिक्र होता हो, इन बातों के मद्देनजर बैंक इससे छिटक जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि बीते 5 बरस में आपने बैंकों के ऊपर तकरीबन 2,90,000 करोड़ रुपए दिए हैं कि बैंकों की स्थिति ठीक हो जाए, इनका कैपिटल किसी भी हालत में संभल जाए और यह कैपिटल एडुकेसी जो है पूंजी पर्याप्त लगे। और इसीलिए मार्च 2016 में जो 11.8% था बैंक के जो अपने कैपिटल का रेशियो था वो बढ़कर 14.3 हो गया। लेकिन उससे हुआ क्या और उससे देश की इकोनॉमी पटरी पर आएगी कैसे? क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर है या फिर इस देश के बड़े कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वह भी तो बैंकों से ही कर्ज लेंगे और बैंकों से कर्ज लेने के बाद वह जो काम करेंगे उस काम की उपयोगिता इस देश के भीतर में बिना कंज्यूमर के कैसे होगी? और जब कंज्यूमर नहीं होगा तो फिर आप डिमांड और सप्लाई तो छोड़ दीजिए, आप प्रोडक्शन की दिशा में भी कैसे जा पाएंगे? प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप रोजगार भी कैसे दिला पाएंगे? इस रिपोर्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत साफ तौर पर बेटर गवर्नेंस या रिस्क कंट्रोल का रास्ता बैंकों का मर्जर कतई नहीं है। यह खुले तौर पर इस लाइन को आरबीआई ने लिखने की हिम्मत दिखाई है। यानी सरकार अपने तौर पर जो कहती रही कि हम दरअसल बेटर गवर्नेंस की दिशा में जा रहे हैं और कोई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसी के मद्देनजर हम ये सोचते हैं कि बैंकों का मर्जर जरूरी है, तो रिजर्व बैंक इसे खारिज कर रहा है और कह रहा है कि जो बाजार के अपने टर्म और कंडीशन होते हैं, क्योंकि करेंसी किसी एक देश की अपने तौर पर उस एक देश की जरूरत के साथ तो चल सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप डील कर रहे हैं तो वह करेंसी इंटरनेशनल मार्केट को देखती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तमाम नियम कायदों से हटकर आप मर्जर कर रहे हैं, बैंकों में पैसा पंप कर रहे हैं, आप इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इससे बैंक फलेंगे फूलेंगे, उनकी बुक अच्छी हो जाएगी, एनपीए भी दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है, कर्ज लौट नहीं पा रहा है, इसको लेकर एनसीएलटी काम कर रही है, आईबीसी काम, लेकिन इससे रास्ता नहीं निकलेगा। क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार की नीतियों को लेकर भी अब सवाल बहुत साफ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2034 तक भी अगर वो जीत जाए तो भी स्थिति इस देश के भीतर में कितनी अर्थव्यवस्था की नाजुक है, इसको इस बात से समझ लीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई 2021 में 19,10,000 करोड़ का नुकसान इस देश की अर्थव्यवस्था को ना संभाल पाने की वजह से हुआ। वजह कोविड काल को बताया गया। कोविड काल से जुड़ी हुई चीजें थी, लॉकडाउन की, लॉकडाउन से जुड़ी परिस्थिति थी इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से साथ लेबर जुड़े हुए थे, लेबर और काम और उत्पादन के साथ बाजार जुड़ा हुआ था, बाजार के साथ प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन के साथ एक्सपोर्ट की परिस्थिति थी, पूरी साइकिल कोलैप्स कर गई। रिजर्व बैंक कहता है 19,10,000 करोड़ रुपए 2021 में, 17,10,000 2022 में, और अब 2023 की जो परिस्थिति है वह भी कोई चकाचौंध करने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें भी 16,40,000 करोड़ का उसमें भी नुकसान है। यानी 21, 22, 23 जो असर पड़ा है यह लगभग 52,60,000 करोड़ का असर है। इस असर की भरपाई कैसे हो पाएगी? एक जानकारी और वो देते हैं, आरबीआई ने थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बरती है। कहना है कि दुनिया भर में जो कोविड आया उसमें भारत का परसेंटेज हालांकि बहुत हाई था, दूसरे नंबर पर था, लेकिन भारत की इकोनॉमी और भारत की पॉपुलेशन के मद्देनजर और भारत के मार्केट के मद्देनजर उसकी जब तुलना कीजिएगा तो वो उतना बड़ा नहीं नजर आएगा। हालांकि अमेरिका में ये लगभग 15.8%, कोविड काल में जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हुए वो अमेरिका में हुए 15.8% टोटल का, भारत में प्रभावित हुए 8.5%।
लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका में भी मंदी आ रही है, वहां पर भी नोट छापने की जरूरत पड़ी, लेकिन वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है और जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है और जो रोजगार है, इस पर असर नहीं पड़ा। प्रोडक्शन पर दोबारा वो पटरी पर आ चुके हैं और वो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2024 तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम 10 से 11 साल लेट चल रहे हैं। ये गाड़ी कोई मेल एक्सप्रेस नहीं है, सुपरफास्ट भी नहीं है, ये बहुत ही धीमे धीमे हौले हौले चलती हुई परिस्थिति है। और ये एनालिसिस आज का है, यानी अगर अगले बरस और उसके अगले बरस या उसके अगले बरस जब 2024 आएगा, इलेक्शन के समय भारत की इकोनॉमी अक्सर डामाडोल हो जाती है क्योंकि बहुत सारी रियायतें वोटरों को देनी पड़ती है। और शायद इसीलिए 2018-19 में भारत की इकोनॉमी डगमगाई थी और उसका असर अब 2023-24 में भी होगा। तो यह जो 2035 तक इकोनॉमी को पटरी पर लाने का जिक्र हो रहा है, तो क्या वो और लंबा खिंच जाएगा, यह भी सवाल है। यह तो आज का एनालिसिस किया जा रहा है और उस एनालिसिस में बहुत साफ तौर पर जो ग्रोथ रेट बताई गई 2021 में -6.6 ग्रोथ रेट, उस तुलना में 2022 में 8.9 ग्रोथ रेट बताई जा रही है। जो होगा या नहीं होगा बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन पिछले साल को जोड़िएगा तो यह ग्रोथ रेट आ जाएगा 2.3% पर। 2023 से लेकर 2030 तक भी जाइएगा तो यह लगभग 7-8% के बीच झूलता रहेगा, जो भारत का ग्रोथ रेट है। इस परिस्थिति में ग्रोथ रेट को लेकर 3 सवाल आरबीआई के सामने भी हैं और शायद इस देश के सामने भी हैं और शायद प्रधानमंत्री के सलाहकार अर्थशास्त्रियों के सामने भी होंगे। उत्पादन बढ़ाएं कैसे, निजी कंपनियां पैसा लगाए कैसे, और जब आप उत्पादन बढ़ा दें तो बाजार में जब माल जाए तो खरीदने वालों की जेब में पैसा आए कैसे। इन 3 सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमी में नहीं है। और रिजर्व बैंक इसी बात से घबरा रहा है कि जब 52 लाख करोड़ का घाटा 2022 तक हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के बीतते बीतते, तो ऐसे में 2035 तक ही भारत की अर्थव्यवस्था एक स्थायी रूप से निकल कर आएगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इस देश की इकोनॉमी पटरी पर नहीं आ पाएगी? तब प्रधानमंत्री 85 साल के हो जाएंगे। 75 के बाद तो उन्होंने खुद ही ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन अभी भी उस पर मत जाइए, इस रिपोर्ट पे और गौर कीजिए। यह रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बोलती है उस विजन की जरूरत है जहां पर टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास हो, जहां पर स्ट्रक्चरल चेंज की सोच हो और जहां पर सस्टेनेबिलिटी हो, यानी चीजें किस रूप में मेंटेन कर पाए, यह स्थिति नहीं हो पा रही है। और जिस लिहाज से संस्थानिक परिश्रय डूबने की स्थिति में आ रहे, इस देश के भीतर में एक से एक संस्थान डूबते हुए आए। सवाल यह नहीं है कि कौन डूबा, किस रूप में डूबा। IL&FS का नाम आप ले लीजिए। IL&FS जो नॉन बैंकिंग स्ट्रक्चर के तौर पर जितनी बड़ी तादाद में लगभग 95,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ, या फिर दीवान कंपनी को ले लीजिए, या फिर एक पूरी फहरिस्त है जो NCLT के पास पड़ी हुई है। इस देश के भीतर में 4,000 से ज्यादा कंपनी, आप चीजों को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो इकोनॉमी पटरी पर आए कैसे? और इन सब के बीच कोविड का रिस्ट्रिक्शन और आरबीआई ने एक चीज और जोड़ दिया है। आरबीआई का कहना है कोविड का रिस्ट्रिक्शन तो है ही, जिसकी वजह से कमाई छोटे स्तर पर नहीं हो पा रही है। मजदूर बाजार से गायब हो गया है, तो प्रोडक्शन कौन करेगा? जो लौटा था वो रिवर्स लौटने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अलग अलग बाजारों से अभी भी जानकारी आ रही है कि पता नहीं आज नहीं कल फिर कोविड लौट आए, फिर रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं, फिर काम धंधे बंद हो जाए। तो इस परिस्थिति में भारत के भीतर का मजदूर भी गांव से निकलकर शहर की तभी जा रहा है जब उसको सुरक्षित नौकरी का पूरा भरोसा हो जाता है। वहां रहे कैसे, खाए कैसे, किस रूप में जिंदगी बसर करे, परिवार को लेकर जाए या ना जाए, ये सारी परिस्थितियां इस रिपोर्ट के भीतर कुछ शब्दों में छुपी हुई है, जिसका जिक्र सरकार नहीं करेगी। मीडिया भी अपने तौर पर बताएगा कि आपको, मेन स्ट्रीम मीडिया, की कोविड की वजह से, लेकिन रिजर्व बैंक ने कोविड के साथ साथ रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत साफ तौर पर इंडिकेट किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन की वजह से जो असर पड़ने वाला है वह तेल पर असर पड़ रहा है, वह कमोडिटी पर पड़ रहा है, जो आपको खाने पीने का सामान भी बाहर से आता था, या जो भी उपभोक्ता का सामान था, कंज्यूमर जो खरीदता था, उस पर असर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ग्लोबली सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसका कोई उपाय किसी भी देश के पास तभी होगा जब वो अपने आप में स्वावलंबी हो जाए, वह अपनी दिशा में, स्वावलंबन की दिशा
दिशा में बढ़ जाए। भारत के भीतर में प्रोडक्शन रेट कम है, क्योंकि कोर सेक्टर को लेकर जो रिजर्व बैंक कह रहा है वो भी हम बताते हैं। उनका बहुत साफ कहना है कि इसको आप समझते हैं या नहीं समझते हैं कि जो ग्लोबली सप्लाई चेन है, इसका मतलब है कि जो शिपिंग से सामान जाता था या विमान से भी जाता था, तो जो रशियन यूक्रेन के दायरे में जो चीजें जा रही थी, आवाजाही रुकी हुई थी और भारत का जो रास्ता था पूरा का पूरा वो डिस्टर्ब हो गया। अब आपको सप्लाई चेन में असर पड़ गया, इससे कमोडिटी की प्राइस पर असर पड़ेगा, इससे महंगाई दर पर काबू लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चीजें महंगी होने लगेंगी और दुनिया के तमाम देशों पर इसका असर पड़ा है। तो भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों ने अपनी इकोनॉमी को लेकर उसमें जो सस्टेनेबिलिटी को डेवलप किया है वो वहां के कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के इकोनॉमी को कहीं ना कहीं स्टेट के सिस्टम में जोड़ा है। हम लोग चीजों को सेल कर रहे हैं। आज ही खबर आई पवन हंस भी बिक गया, सरकार बहुत खुश है, चंद करोड़ रुपए लेकर बहुत खुश है कि 85 में पवन हंस इस देश में लाया गया था। ओएनजीसी के जरिए चीजें, सरकार के उसमें 51% का शेयर था अपना, वो अभी सेल करने की दिशा में। तो खुशी इस बात की है कि हम बेच देते हैं। दुनिया के तमाम देशों में आज की परिस्थिति में स्टेट सोचते हैं कि ये हमारे हाथ में आए, जिससे हम अपने नागरिकों को लेकर चीजों को डेवलप करने की दिशा में बढ़ सके। यहां पर मसला उल्टा है, हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें, उससे जो रकम मिल पाए उससे हम अपनी गवर्नेंस को चला पाए। यानी एक बिल्कुल अलग सोच है और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस दिशा में बार बार इंगित करती है कि आपको इस डिजाइन में थोड़ा सा हटके सोचना होगा। आरबीआई की ये 2021-22 की रिपोर्ट है, जिसको मुद्रा और वित्त रिपोर्ट कहते हैं। इसमें जो सुधारों का खाका और आर्थिक प्रगति को लेकर जो कुछ बातें कही गई है वह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें कहा गया बहुत साफ है कि जब तक आप एक स्थिरता नहीं लाएंगे, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, जो हमारे यहां हो नहीं पा रही है। यहां तक कि हर 1-2 साल में हम सुनते हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजर तक बदल गया। अब तो नीति आयोग के जो चेयरमैन थे उनको भी बदल दिया गया और अब आने वाले वक्त में कह रहे हैं कि उनकी पूरी टीम को दरकिनार किया जाएगा, नई टीम निकल कर आएगी। और इसी तरीके से पीएमओ में बैठे हुए जो अर्थशास्त्री हैं उसमें भी फेरबदल की, क्योंकि सरकार को नजर आ रहा है 2024 का इलेक्शन लड़ना है, तो अर्थव्यवस्था को कुछ इस रूप में मोल्ड करना है जहां पे कहने की बात हो कुछ और जमीन पर कुछ हो रहा हो। रिजर्व बैंक यह भी इंडिकेट कहता है, आप जो कहते हैं उस जमीन पर चीजें इंप्लीमेंट हो नहीं रही होती है। तो इलेक्शन मोड क्या इस देश की जरूरत हो गई है और इलेक्शन के मोड के लिहाज से ही पूरी इकोनॉमी चलाई जा रही है। क्योंकि इस मुद्रा और वित्त रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया उसमें तकनीकी प्रगति जरूरी है, उसमें संरचनात्मक परिवर्तन जो है, जो माना जाता है ढांचागत परिवर्तन है, उसकी जरूरत है, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है और एक स्थिरता, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता चाहिए और नीतियों का समन्वय होना चाहिए तमाम मिनिस्ट्रीज का, और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से चीजें जुड़ी हुई हैं उसमें एक स्थिरता होनी चाहिए और उसमें एक समन्वय होना चाहिए। यानी नहीं है तो ये क्या कोविड काल की देन है? कोविड काल ने आपकी इकोनॉमी को ठप किया प्रोडक्शन को लेकर, उससे जो असर पड़ा, लेकिन अब पॉलिसीगत तरीके से जब चीजों को आइएगा, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थानों को बचाना, बिचौली और बाजारों का जिक्र भी आरबीआई कर रहा है, आपकी स्थिति में इलेक्शन मोड तो इन सारी चीजों को खारिज कर देता है। इसमें सकल आपूर्ति का भी जिक्र है। ध्यान दीजिए तो इसमें बहुत साफ तौर पर जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कोर सेक्टर का ग्रोथ है वह जिस तेजी से होना चाहिए हो नहीं पा रहा है, वो डगमगा चुका है। और उस कोर सेक्टर का मतलब आप सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि इस देश की रीढ़ होती है कोर सेक्टर। उस कोर सेक्टर में कोयला आता है। कोयले का प्रोडक्शन आज की तारीख में जितना हो रहा है वो बिजली उत्पादन से भी हम नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये कोर स्ट्रक्चर का है। जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल दुनिया के बाजार में जो कॉस्टली होते चला जा रहा है, हम अपने यहां जो क्रूड ऑयल निकाला करते थे उसको घाटे में पहुंचा दिया गया, जिससे ओएनजीसी को बेचा जा सके। जब मनमोहन सिंह की सरकार जब तक थी या प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आए थे, तो इस देश के भीतर में जो हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते थे उसका परसेंटेज जो होता था वह 77% था। आज वो 85% है। तब 77% क्यों था और आज 85% क्यों है? क्योंकि जो ओएनजीसी के मातहत जो भी हम लोग एक्सप्लोरेशन कर रहे थे और जो कच्चा तेल निकालते थे उसको धीरे धीरे कम किया गया।
कुछ चीज़ें सेल की गई, कुछ चीज़ें प्राइवेट हाथों में देने की दिशा में बढ़ी, और ये भी हो जाए कल को ओएनजीसी भी बेचने की दृष्टि से जो भारत के भीतर में, जिसे भारत पेट्रोलियम ही बिक रहा है। दुनिया के किसी भी देश में आपको पेट्रोलियम से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां जो होती हैं उसको कोई बेच नहीं रहा है, कुछ समझ रहा है कि एनर्जी का क्या महत्व है। और भारत जैसे देश में जहां 85% क्रूड ऑयल हम लोग आयात करते हैं, तो क्रूड ऑयल भी इसके दायरे में आता है, कोल आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस भी आता है। नेचुरल गैस की कीमत भी बढ़ रही है क्योंकि सीधा असर यूक्रेन और रशिया युद्ध का पड़ रहा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी सिस्टम को हम प्राइवेट हाथों में देने के लिए बेचैन हैं। कंपनी बिकने को तैयार है, कंपनी बेचने को तैयार है और उस दिशा में जाना चाहते हैं, तो कंपनियां जो खरीदेंगी प्राइवेट सेक्टर की, इंतजार कर रही है कि किसी भी हालत में कुछ और सस्ता हो जाए और यहां पर कुछ लोग की खरीद के लिए जेब में पैसे तो आ जाए तो हम ले लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। इसके दायरे में फर्टिलाइजर भी आता है। फर्टिलाइजर की कमी हो गई है रूस और यूक्रेन की वजह से। भारत के भीतर में भारत को सब्सिडी बढ़ानी पड़ रही है, जो आरबीआई की फिलॉसफी के लिहाज से सब्सिडी इस रूप में नहीं बढ़ानी चाहिए कि जो आपको पॉलिसीगत तरीके से आप धराशायी हो रहे हैं तो आप सब्सिडी से चुनाव के लिए चीजों की भरपाई करेंगे। कमाल की सोच है, सरकार की सोच है। स्टील और सीमेंट भी इसके दायरे में आता है। स्टील और सीमेंट की हालत बाजार में क्या है? आज की तारीख में सबसे हाई कॉस्ट पे स्टील और सीमेंट पहुंच गया। इसको संभाले हुए प्राइवेट लोग तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, लेकिन लोगों की कमर टूट चुकी है। जिन्हें मकान बनाना है, जिन्हें इसकी जरूरत है, उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। और आखिरी चीज इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी की हालत देश के 16 राज्यों में 3 घंटे से लेकर 16 घंटे तक लाइट ऑफ नजर आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का यह स्थिति है। तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत साफ तौर पर इन बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में धीमापन आया हुआ है। इसको लेकर आरबीआई की बेचैनी है। आप किसी भी हालत में इसको सुधारिए। सुधारने के लिए आपको महंगाई दर कम करनी पड़ेगी, स्वावलंबी होना होगा, रोजगार पैदा करना पड़ेगा, डिमांड को बढ़वाना होगा, सप्लाई उसी अनुकूल बढ़ानी होगी। और सप्लाई कम है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो देश की स्थिति क्या है यह हर दिन हर कोई देख पा रहा है। आखिरी सवाल, जब ये सारी चीजें इस रूप में आकर टिक गई है तो क्या वाकई ये कोविड काल की देन है? हमें लगता है आखिरी सवाल तो यही है कि यकीनन प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन देश की इकोनॉमी पटरी पर नहीं आएगी। 2029 का चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन देश की इकोनॉमी पटरी पर नहीं आएगी। 2034 का चुनाव भी जीत जाएंगे, देश की इकोनॉमी पटरी पर नहीं आएगी। 2035 का टारगेट आज के परसेप्शन के हिसाब से लिया गया है। आने वाले वक्त में हर चुनावी वर्ष में भारत की इकोनॉमी कैसे डामाडोल होती है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार जो कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान अपने मुनाफे, फायदे, वोट बैंक, तमाम चीजों के लिए करती है, और कॉरपोरेट को जो रियायत देकर कॉरपोरेट से जो पूंजी पॉलिटिकल तौर पे पार्टी में ट्रांसफर होती है और वो इलेक्शन मोड में नजर आता है, उसमें इलेक्शन के दौर में पैसा बांटने से लेकर इस देश में विधायकों की खरीद फरोख्त अब खुले तौर पर होती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे यहां इकोनॉमी को लेकर उसके आगे एक पॉलिटिकल शब्द लगा दीजिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी ने इस देश का बंटाधार कैसे कर दिया है, आरबीआई की यह रिपोर्ट खुले तौर पर बता रही है। और इस दौर में एक ही चीज कही जा सकती है, जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कालखंड है तब तक इस देश की इकोनॉमी नहीं आएगी। आरबीआई इंडिकेट कर रहा है, पॉलिसीगत तरीके से गलत निर्णय लिए गए इसकी जानकारी दे रहा है। और बैंकों को लेकर तो एक लाइन उसने बहुत अच्छी कही है कि बैंकों के मर्जर होने से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन बैंकों के मर्जर होने से वहां के स्टाफ को भी जब लाभ नहीं होता है, उसे भी नुकसान होता है, तो फिर कंज्यूमर की कौन पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।